एशिया कप के स्क्वाड में दो डिजर्विंग प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। लेकिन जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो गया है वो 11 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। टीम में 3 प्लेयर ऐसे हैं जो सेलेक्ट तो हो गए हैं बट उनका 11 खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो कौन कौन से प्लेयर हैं एक एक करके आपको बताते हैं और 11 बनाते हैं इंडिया की जो एशिया कप में आपको खेलते हुए नजर आएगी। ओपनिंग से अगर शुरू करें तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ही ओपन करेंगे। अब यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर कह दी गई कि संजू सैमसन तभी ओपन कर रहे थे चूंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अवेलेबल नहीं थे। यशस्वी जायसवाल तो यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है बट शुभमन गिल अवेलेबल है, तो शुभमन गिल एक तरफ ओपन करेंगे, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, कहने के लिए इंडिया के लिए नई ओपनिंग जोड़ी हो सकती है। लेकिन दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो एज ग्रुप क्रिकेट में काफ़ी साथ में खेले हैं। दोनों का जो बल्लेबाजी करने का तरीका है एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी करता है। और भले ही शुभमन गिल को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो, स्ट्राइक रेट को लेके, इंटेंट को लेके, लेकिन ओवरऑल इन टोटलिटी आप देखेंगे तो आपका ओपनिंग पेयर अच्छा नज़र आ रहा है। जितना शायद क्रिटिसिज्म हो रहा है उतना बुरा नहीं है। सवाल है नंबर 3 को लेकर के, और नंबर 3 पर जो लड़ाई है वो है तिलक वर्मा वर्सेस संजू सैमसन। संजू सैमसन जो ओपन कर रहे थे, 3 सेंचुरी उन्होंने बनाई, तो तिलक वर्मा ने भी जवाब में सेंचुरीज बना रखी हैं। परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि नीचे जो है वो सूर्य कुमार यादव है, राइट हैंडर है, तो आप 3 नंबर पर एक लेफ्ट हैंडर लेके आएंगे। और इंडिया की स्ट्रैटेजी साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा था कि कभी तिलक वर्मा खेल रहे थे, कभी सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे। सो ये चीज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है इंडिया के लिए कि अगर जल्दी विकेट गिरता है, लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो लेफ्ट हैंडर जाए, राइट हैंडर आउट होता है तो राइट हैंडर जाए। अच्छी स्ट्रैटेजी है, बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। बट मैं ये मानता हूं कि क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, स्टेबिलिटी रहती है और प्लेयर को पता रहता है कि मुझे कब बल्लेबाजी करने के लिए जाना है, तो उसके लिए बेटर रहता है। वैसे टैक्टिकली आप देखो तो हमेशा ये चीज़ एडवांटेज आपको देती है, बट डिपेंड करता है कि सामने गेंदबाजी कौन कर रहा है, किस तरह का विकेट है, उन सब चीज़ों के हिसाब से भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का लकीर का फकीर ना बना जाए कि लेफ्ट हैंडर आउट होगा तो लेफ्ट हैंडर जाएगा, राइट हैंडर आउट होगा तो राइट हैंडर जाएगा। ये सिचुएशन आप उसी वक्त पर असेसमेंट करके उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि नंबर 3 कौन जाए, नंबर 4 कौन जाए। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि नंबर 3 नंबर 4 जो भी हो आपका वो कंसिस्टेंट रहे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर 4 हो जाते हैं। नंबर 3 पर संजू सैमसन को वो जगह गंवानी पड़ेगी। उसके 2 ही रीज़न है कि पहला वो एक तो लेफ्ट हैंडर नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि विकेट कीपर आपको डाउन द ऑर्डर मिल गया जो कि फिनिशर का रोल प्ले कर सकता है। तो जितेश शर्मा की जगह बन जाएगी अब यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि जितेश शर्मा आपके प्राइमरी विकेट कीपर बैट्समैन बन जाएंगे। कहने के लिए संजू सैमसन आपके प्राइमरी विकेट कीपर बैट्समैन थे, और संजू सैमसन को अगर आप 5 नंबर खिलाते हैं या बैटिंग ऑर्डर में नीचे खिलाते हैं तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन ने टॉप ऑफ द ऑर्डर जब उनको मौका मिला तब परफॉर्म करके दिखाया। नीचे वो इतने सालों से खेल रहे हैं, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 इन नंबर्स पर बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा बेस्ट बैट्समैन है आपके पास। तो पहले प्लेयर वो हो गए संजू सैमसन जो स्क्वाड में सेलेक्ट तो हुए हैं बट शायद 11 नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव हो गए चौथे प्लेयर। 5वें प्लेयर अगर देखा जाए तो जो ऑलराउंडर्स को लेके गौतम गंभीर का प्रेम है उसमें शिवम दुबे को जगह मिल सकती है रिंकू सिंह के ऊपर, और ये भी एक गलत ही सिलेक्शन मानूंगा मैं। रीजन इज कि शिवम दुबे कहने के लिए ऑलराउंडर हैं बट कितना गेंदबाजी करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप बैटिंग एबिलिटी टू एबिलिटी कंपेयर करें और परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो रिंकू सिंह बहुत बड़े मैच विनर हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो शिवम दुबे जो है स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो कि बहुत बार मिडिल ओवर्स में आपको चाहिए भी होता है। बट वो स्पिनर कौन होना चाहिए? लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए, उनके आर्क में गेंदबाजी करने वाला स्पिनर होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप रिंकू सिंह को देखें, उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स ज़्यादा है, वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ कहीं पर भी रन बना सकते हैं, पारी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पारी फिनिश कर सकते हैं, हर तरह की एबिलिटी है। शिवम दुबे के पास एबिलिटी बड़े शॉट लगाने की है, स्पिनर्स को अच्छा खेलने की है, बट वो ज़्यादा लिमिटेड एबिलिटी वाले प्लेयर नज़र आते हैं। आपको वर्सेटाइल प्लेयर चाहिए, मैच विनर चाहिए, हर सिचुएशन से टीम को निकालने वाला प्लेयर चाहिए, तो रिंकू सिंह उनके ऊपर खेलने चाहिए। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि दोनों में से किसकी तरफ
कोच एंड कैप्टन जाते हैं। मैं तो फिलहाल रिंकू सिंह को पिक करूंगा। उसके बाद 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, उनसे बेटर ऑलराउंडर ना इंडिया के पास है ना दुनिया में दूसरा है। T20 क्रिकेट के फॉर्मेट की बात आप कर लें। देन नंबर 7 पर फिर जितेश शर्मा को आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम की जो अप्रोच है कि बैटिंग आपको लंबी रखनी है, 8 नंबर तक आपको बल्लेबाजी चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको विकेट कीपर को लेके आना पड़ेगा। अब आपका जो टॉप 6 है उसमें गेंदबाजी के ऑप्शंस आपके पास ठीक ठाक आ गए, जिसमें अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तिलक वर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो स्पिन बॉलिंग के 2 ऑप्शन आपके पास वो आ गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या एक प्योर गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो टॉप 6 में आपके पास 3 गेंदबाजी के ऑप्शन आ गए। उसके बाद 7वें नंबर पर जितेश शर्मा, जिस तरह से फिनिशिंग उनकी आईपीएल में रही, परफॉर्मेंस रही, और नंबर स्पेसिफिक अगर बैट्समैन है तो वो जितेश शर्मा इस नंबर के हिसाब से बहुत सही बैट्समैन है। बेटर रहता कि इंडिया 3 नंबर संजू सैमसन को कंटिन्यू करती, बिकॉज उनके एक्सपीरियंस की जरूरत भी पड़ सकती है, खास करके जब आप बड़ा मैच खेलते हैं, बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं। लेकिन फिर उस केस में आपके पास नंबर 7 पर अच्छा फिनिशर होना चाहिए था। फिनिशर चाहे आपके लिए नमन धीर हो सकते थे या कोई और प्लेयर जो उस स्पेसिफिक नंबर पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी तरह से मैचेस जिता रहा है, वो खेल सकता था इंडिया के लिए। लेकिन यहां पर अब आप लिमिटेड ऑप्शंस के साथ जा रहे हैं, जहां पर आपके पास सिर्फ जितेश शर्मा का ऑप्शन ही है, और जहां आपको 8 नंबर बल्लेबाजी चाहिए तो जितेश शर्मा को खिलाना ही पड़ेगा। उसके बाद अक्षर पटेल 8 नंबर पर। अब यहां पर भी स्विच देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोच की चॉइस हमेशा रहती है कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन किया जाए। तो आप ऊपर से अगर 8 नंबर तक देखो तो 2 ओपनर आपके लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हो गए, 3 नंबर पर एक लेफ्ट हैंडर हो गया, 4 नंबर पर राइट हैंडर हो गया, 5 पर लेफ्ट हो गया, 6 पर राइट हो गया, 7 पर आपका राइट है बट 8 पर लेफ्ट है, तो वो भी स्विच आपको देखने को मिल सकता है। एज पर द गेम सिचुएशन एंड डिमांड कौन आउट होता है, कौन खेलता है। तो टीम इस सोच के साथ बनाई गई है जिसमें T20 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है मॉडर्न डे क्रिकेट में, वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं। और आप अगर अपना बैटिंग ऑर्डर देखें तो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर अच्छा दिख रहा है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि आप गेंदबाजी में 2 प्योर विकेट टेकिंग स्पिनर कैसे पिक करेंगे। अगर आपने 8 नंबर तक बल्लेबाजी ले ली तो फिर आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे। जब आपके पास 3 ऑप्शन बचे तो या तो फिर आप एक फास्ट बॉलर के साथ जाएं, एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या 2 फास्ट बॉलर होंगे आपके पास, जिसमें से एक प्योर फास्ट बॉलर और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास जो होगा, जो हार्दिक पांड्या होंगे। आपके प्लेयर हो गए 9। 2 स्पिनर अगर आपको खिलाने हैं तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती खेल सकते हैं, बट कुलदीप यादव सेकंड चॉइस है, वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट चॉइस है। उसमें थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती की बल्लेबाजी भी आती है जो उन्होंने TNPL में करी है, और बैटिंग पर पिछले कुछ टाइम में उन्होंने काफ़ी काम किया है, रन से स्कोर भी किए हैं, तो बड़े शॉट्स लगाने की एबिलिटी भी है। जो थोड़ा बहुत आप एक आधा शॉट अर्शदीप सिंह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या वरुण चक्रवर्ती से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे के 4 गेंदबाज हैं उनमें से। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि अर्शदीप सिंह खेलें और कुलदीप यादव, जो सेलेक्ट तो हो गए हैं बट इस 11 में जगह नहीं बना पाएंगे। तो इंडिया के लिए बेटर क्या है कि अगर इंडिया के पास एक और लेग स्पिनर हो, लाइक विप्रज निगम जिस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं अभी UP T20 लीग में, IPL में उनका प्रदर्शन जिस तरह का रहा, तो उस तरह का प्लेयर इंडिया को अच्छा बैलेंस दे सकता है। इंडिया का गेंदबाजी और बल्लेबाजी का कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। बट इसमें से अगर देखें तो हर्षित राणा भी उस रोल में आ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करके और गेंदबाजी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मोरलेस जो इंडिया की टीम खेलेगी वो आप देखेंगे कि अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव के बीच में वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा स्पिनर आएगा तो कुलदीप यादव खेलेंगे, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आएगा तो अर्शदीप सिंह खेलेंगे। और दोनों ही केसेस में अनफॉर्चुनेट होगा कि एक गेंदबाज जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है T20 इंटरनेशनल में, या तो वो बाहर बैठेगा, या दूसरा स्पिनर जो सबसे बेहतर गेंदबाजी पिछले कुछ टाइम में इंडिया के लिए करके गया है वो बाहर बैठेगा। तो दोनों ही केसेस में मुश्किल सिचुएशन है। बट एक सोच ये भी हो सकती है कि आप बैट्समैन एक कम करें और इन दोनों को खिला लें, दोनों फास्ट बॉलर, 4 आपके पास जेन्युइन गेंदबाज हों, जिसमें हार्दिक पांड्या 5वें बॉलर आपके लिए, 4 में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। देन फिर आपके पार्ट टाइमर्स आते हैं, तो वो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन आपका ज़्यादा, जैसे बैटिंग में आप अटैकिंग बल्लेबाजी ढूंढ रहे हैं और शायद नंबर 8 पर बल्लेबाज होना टीम इसलिए प्रेफर करती है कि अगर 8वें नंबर तक बैटिंग होती है तो जो इंटेंट रहती है बैटिंग लाइनअप की वो डिफरेंट रहती है। आप थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट
क्रिकेट खेलते हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होकर बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 8 नंबर का बल्लेबाज नहीं है, आपके पास गेंदबाजी में ज़्यादा फायर पावर है, तो वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सोच की बात है कि आप किस सोच के साथ जाना चाहते हैं, ज़्यादा बल्लेबाजी के साथ या मजबूत गेंदबाजी के साथ। दोनों ही ऑप्शन मुझे लगता है अच्छे हैं। मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में एक्स्ट्रा बैटिंग हमेशा प्रेफर की जाती है, क्योंकि आप अगर टॉस जीत जाते हैं और चेज करने के लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा बैट्समैन का होना आपके लिए हमेशा एडवांटेज रहता है। पहले बैटिंग करते हुए भी आपके लिए एडवांटेज रहता है, क्योंकि ज़्यादातर ये T20 क्रिकेट में देखा गया है टीमें चेज करना प्रेफर करती हैं, और चेज करके किसी भी टोटल को चेज डाउन होते हुए आपने रिसेंटली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है, इवन IPL में भी देखा है। तो टीम आगे अच्छी दिख रही है, अच्छी टीम है, बट 3 प्लेयर कुलदीप यादव, रिंकू सिंह एंड संजू सैमसन, जो 2 तो बाहर रह गए, बट ये 3 और हो सकते हैं, जो हो सकता है कि 11 में जगह ना बना पाए। इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।